This conference will now be recorded. अद्य बुधवासरः अथवा सौम्यवासरः मार्गशीर्ष कृष्ण अष्टमी दिनांक 6 जानेवारी 2021 चरक सूत्रस्थान अध्याय 28 शंखं चक्रं जलौकान् दशतमृतघटं चारुदोर्विष्टतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोजोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निनीलं प्रौढदावाग्निनीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदगतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दुष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक् श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा निसरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् सत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। वेदः संश्रयांस्तु प्रचक्ष्महे निन्दितानि प्रमेहाणां पूर्वरूपाणि यानि। 28वां अध्याय 15वां सूत्र। तो प्रमेहाणां यानि पूर्वरूपाणि निन्दितानि पूर्वरूपाणि तानि वेदसंश्रयांस्तु दोष मेधसंश्रय दोषजान् वदेत् इति फलितार्थः। तर्हि प्रमेहाणां यानि निन्दितानि पूर्वरूपाणि तानि एव मेधोः स्रोतदुष्टेः लक्षणानि इति अवगन्तव्यानि। तो प्रमेह के जो दंतादीनां मनाढ्यत्वं प्रागरूपं पाणिपादयोः, ये जो पूर्व रूप इस प्रकार के बताए गए हैं वही वेद संबंधी दुष्टि, मेद में स्थित दोषों की दृष्टि इस प्रकार से समझ लेना चाहिए। तो वहां मेद की जो चिकित्सा है या प्रमेह की जो चिकित्सा है वो इस ज्ञान में हम ला सकेंगे। एक तो वाग्भट के 15वें अध्याय में जो गण है उसमें से कई गणों में वेद का संबंध बतलाया गया है। तो नगरोधा दीर्घणो वरण्य संग्राही भग्न साधना वेद पित्ता स्वतृप्ता वगैरह वगैरह इस प्रकार से वेद का संबंध वहां पे है, आरग आदि में है वगैरह वगैरह। तो मेद के संबंध में काफी गण वर्णाधिक कफम वेदो मंदाग्नि वगैरह इस प्रकार के बताए गए हैं। उसमें कुछ उष्ण तीक्ष्ण वगैरह इस प्रकार के भी है, कुछ कषाय रसात्मक शीत इस प्रकार के भी है। तो इन सभी गणों का वेद संश्रय व्याधियों में प्रयोग हो सकता है या प्रमेह चिकित्सा का इसमें रोग हो सकता है। और प्रमेह के पूर्व रूप न केवल प्रमेह के लिए प्रयोग में लाए जा सकते हैं, लेकिन वेद संश्रय अगर है तो उसके लिए प्रयोग में लाए जा सकते हैं। अभी मेटफॉर्मिन का प्रयोग पीसीओडी में करना, ये इसी प्रकार का एक उदाहरण एलोपैथी में रहेगा। आयुर्वेद की दृष्टि से चिकित्सा अगर करेंगे तो, लेकिन हमारे हिसाब में स्थौल्य चिकित्सा, मेद चिकित्सा ये साथ में चलती रहेगी।
और उस हिसाब से केवल भौतिक हाँ काय सापडलं असेल त्याला काहीतरी PCOD मध्ये उपयोगी पडतं रिसर्च कुछ हुआ होगा उसके बारे में तो एक दूसरे से इनके संबंध है ये एक बात अहम इस प्रकार की रही और शिलाजतु मेद की एक अच्छी दवा है या प्रमेह की एक अच्छी दवा है वैसे चंद्रप्रभा आरोग्यवर्धिनी इन दोनों में शिलाजतु है ताप्यादि लोहों में शिलाजतु इस प्रकार का है तो शिलाजतु के रसायन कार्य का और खास करके मेद के ऊपर जो उसका कार्य है उसके हिसाब से उसका ज्यादा संबंध इस प्रकार का रहेगा और मेद से संबंध जितनी भी इस प्रकार की व्याधियां हो तो शायद फाइब्रस टिश्यू का डेवलप होना चाहे वो ब्रेस्ट में हो चाहे यूटेराइन फाइब्रॉइड इस प्रकार का हो चाहे मेदोज ग्रंथि शरीर पे निर्माण हो रहे हो या फिर रेडिएशन के पश्चात ओरल कैंसर में ये जो फाइब्रस टिश्यू डेवलप होता है उन सभी क्या फैटी लीवर ये एक अहम समस्या है अभी उन सभी में ये प्रमेह की चिकित्सा का शायद प्रयोग कर सकते हैं और उसके हाँ लिम्फोमा का रस से संबंध ज्यादा है लिम्फेटिक सिस्टम जो है रस और रक्त इससे ज्यादा संबंध है लेकिन ये देखना काफी जरूरी है कि मेद का ही संबंध कहाँ पे ज्यादा इस प्रकार का है और प्रमेह में भी प्रमेह पीड़का के बारे में जब बात करते हैं विना प्रमेहम अप्यता जायन्ते दुष्टमेधसः तावत् नोपलभ्यन्ते यावत् वास्तु परिग्रह कि प्रमेह के बिना भी प्रमेह पीड़ा का निर्माण होते हैं और जब तक वो पूरे शरीर को व्याप्त नहीं करते तब तक उनका पता नहीं चलता तो ये भी एक अहम चीज इस प्रकार की रहेगी कि प्रमेह के बिना केवल मेद दुष्ट अगर इस प्रकार का है तो भी प्रमेह पीड़ा का निर्माण होते रहते हैं और ये फिर हमें समझ लेना जरूरी रहेगा कि ये मेद से संबद्ध है या प्रमेह से संबद्ध है कसं ना दहा लक्षण वास्तव में पित्त का है लेकिन उसमें वात प्रधान ये है अवस्था और शरीर मांस क्लेद और मेद ये तीन प्रमुख है प्रमेह निदान प्रमेह चिकित्सा में तो मांस और मेद दोनों का उसमें सोचना पड़ेगा और त्वगत है तो त्वचा मांस का उपधातु है तो शायद मांस के बारे में थोड़ा ज्यादा इस प्रकार से सोचना पड़ेगा तो करचरण दाह कृमिसा मेदोह स्रोत संबंध एक थोड़ा अजीबी माहौल है दातार गुरु जी ने इसके बारे में लिखा है और उनका कहना है कि किरातम अमृता चंदनम विश्व भेषजम ये जो मेदोह स्रोतस के ऊपर काम करने वाला कषाय है वो देने के बाद बहुत सारे कृमि निकल आए ऐसा उनका कुछ मरीजों में अनुभव है तो ये किस प्रकार से काम करता है इसको एक अलग तरीके से सोचना पड़ेगा मेरे ख्याल में यहाँ क्लेद का संबंध ज्यादा है अगर क्लेद शरीर में बढ़ा हो तो कृमियों के लिए पोषक इस प्रकार का वातावरण होता है और कृमि शरीर में बढ़ते हैं किराततिक्तम अमृता चंदनम विश्व भेषजम ये काफी अनूठा संयोग
इस प्रकार का है। वैसे किराततिक्ता और विश्व भेषज ये शोथ चिकित्सा में आगे आए थे। तद्वत भूनिम्ब महौषधेश एक बड़ा पाठ है, और उसके बाद में केवल भूनिम्ब और महौषध ये दोनों शोथ के लिए प्रवृद्ध सर्वांग शोथ इसके लिए उपयोगी इस प्रकार के बताए गए। तो ये क्लेद निर्हरण, हाँ, विश्व महौषध तो मेरे ख्याल में इसका प्रमुख कार्य जो है वो क्लेद का पाचन करके मूत्र से क्लेद वाहन उसके जरिए उसको बाहर निकाल देना, ये वो। और ये पाचन करके निकालने वाला इस प्रकार का है। गोक्षुर थोड़ा संतर्पण करके मूत्र मार्ग से निकालने वाला इस प्रकार का है। और दोनों में उपयुक्त है, मूत्र प्रश्न में भी उपयुक्त है और प्रमेह में भी उपयुक्त है। हर प्रकृति विघात कुर्मी दातार रिकमेंडेड मेदोपाचक चिकित्सा के हिसाब से भी बताया है। वो कप लिहा देखिए गोक्षु संतर्पण आहे. हा. सतारी गोक्षराचा संयोग तक में आया है। तो अभी वृक्क और प्लीहा इन दोनों के बारे में मेदसी स्वप्नम प्रत्याह प्लीनो वृद्धि पुरुषागमा, ये मेद का क्षय होने के बाद प्लीहा वृद्धि होती है, ऐसा सूत्र स्थान 11वें अध्याय में है। और मेदोह स्रोतस का मूल स्थान वृक्क और वपावहन इस प्रकार का बताया गया है। तो यहाँ सभी से इसका तालमेल है, वृक्क का मेद का तालमेल है। और इसी के जरिए मैंने जिक्र किया था कि मूत्र से क्लेदवाहनम ये जो कार्य है वो प्रमेह में ये मेद इस प्रकार ये क्लेद वृक्क में वृक्क से बस्ती में लाया जाता है। तो अभी जो मॉडर्न का कहना है यूरिनरी एपरेटस वृक्क गविनी और मूत्राशय ब्लैडर, इसका कार्य शायद प्रमेह जैसे रोगों में है। आमतौर पर जो हमारा प्रयास है कि पक्वाशय गतास्तत्र नाट्य मूत्रवास वगैरह तो सारकिट्ट विभाजन होने के बाद द्रवकिट्ट जो है वो मूत्र इस प्रकार का है और वो सीधा पक्वाशय से ब्लैडर में चला जाता है, ऐसा कहना है। तो ये स्वाभाविक प्रोसेस है। उसके आगे ये क्लेद अगर शरीर में रह गया तो मेद पर मेद तक पहुंचने के बाद उसको निकालने का एक तरीका प्रमेह संप्राप्ति से है। ये अच्छा तरीका नहीं है वास्तव में, क्योंकि क्लेद बढ़ गया है इस प्रकार का है और शरीर उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, इसलिए ये प्रभुता विलंबितता लक्षण निर्माण होता है। तो उसमें मेद का एक अहम रोल रहेगा। मैं पहले वो मेदोपाचक की बात पूरी कर देता हूँ। तो किरातिक्तम अमृता ये शोध में आया है। हंति प्रवृद्धम चिरजन च शोषम तद्वच्च भूनिम्ब महौषधेश, भूनिम्ब और महौषध ये दो इस प्रकार के प्रवृद्ध शोध का नाश करने वाले इस प्रकार के। तो ये क्लेद का पाचन करके उसको निकालने वाले इस प्रकार के है। और चंदन और गुड़ुची जो उसके साथ में है। तो ये दौर्गंध्य ये एक प्रधान लक्षण मेद से संबद्ध प्रमेह में होता है, शरीर दौर्गंध्य इस प्रकार का। तो उसको दूर करने के लिए चंदन ये गंधयुक्त पदार्थ अच्छा है। और गुड़ुचि वैसे भी रसायन और
काफी रोगों में प्रयोग में लाने वाले लेके प्रयोग करते हैं इस प्रकार की है। अभी जो एनाटॉमी के हिसाब से मेद और वृक्क इनका संबंध जोड़ा जाता है कि वृक्क विकारों में मेदोह स्रोतस के बारे में सोचो तो चाहे वहां सिस्ट हो, चाहे किडनी फेलियर जैसी समस्या हो, चाहे डायबिटीज की समस्या हो, चाहे कैंसर हो, रेनल सेल कार्सिनोमा ये हो, तो उसमें मेदोह स्रोतस का ये मूल स्थान है, ये बात ध्यान में रखते हुए मेदक पाचक का प्रयोग होना है। तो दातार गुरु जी ने इसको कृमि के लिए भी फायदेमंद इस प्रकार का बताया और उन्होंने प्रयोग किया और मैंने भी उसका इस्तेमाल इस प्रकार से किया है, कृमि रोग में इस प्रकार से किया है। तो ये क्लेद की जब ज्यादा बात हो, पानी बहुत आदमी पी रहा हो या दही वगैरह इस प्रकार के अभिषेक पदार्थ सेवन कर रहा हो और शरीर में क्लेद की मात्रा बढ़ गई है, तो जरूर भूनिम्ब महौषध ये इसका प्रयोग करें या मेदक पाचक का प्रयोग करें तो रस रक्त मांस धातु दृष्टि दूर करने में कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर स्थूल व्यक्ति में करना ज्यादा बेहतर है। ये पूर्व धातु परं कुर्यात् वृत्त क्षीणश्च तद्विधम, ये जो बात बताई गई है, तो अगर पहले धातुओं से दृष्टि अगले धातु में संक्रामित होती रहती है तो फिर उनकी दृष्टि भी दूर करना जरूरी इस प्रकार का है। सीधा मेद ही अगर दुष्ट हो तो सीधे मेद के बारे में चिकित्सा कर सकते हैं, लेकिन अगर पहले से इसको सुधारना है तो उसके बारे में सोचना है। और प्लीहा वृद्धि के बारे में मैंने बहस की थी कि प्लीनो वृद्धि ये जो बताया गया है, तो कुछ लोग कहते हैं कि एक वपावहन एक आवरण है, मेद मेदोवर्ती है वो, उदरावर्ती, और उस वो क्षीण होने से प्लीहा स्पर्शक में हो जाती है, प्लीहा बढ़ती नहीं है, ऐसा कुछ लोगों का कहना। लेकिन ये मैं मानता नहीं, प्लीहा की वृद्धि ही होती है, ऐसा ही है। ये ग्रंथों में स्पष्ट शब्द प्लीहा वृद्धि इस प्रकार। अब ये बात होती है कि प्लीहा वृद्धि मेदक क्षय से प्लीहा वृद्धि क्यों होती है तो फणसलकर जी का ये कहना था कि यकृत और प्लीहा ये रक्तवाह स्रोतस के मूल स्थान है, और यकृत जो है वो उत्पत्ति और प्लीहा ये विनियोग स्थान, ऐसा उनका कहना था। अभी एलोपैथी के हिसाब में आरबीसीज की उत्पत्ति यकृत से जुड़ी है और आरबीसीज का नाश प्लीहा में बताया गया है। उनकी लाइफ खत्म होने के बाद ये प्लीहा में लाए जाते हैं, जहां से हिमोग्लोबिन फिर से अलग किया जाता है। अब उदर चिकित्सा में जब प्लीहोदर बताते हैं तो शोणितम व रसा दिव्य विवृद्धंतम विवर्ते, इस प्रकार का सूत्र आता है। तो रसा आदि से विवृद्ध रक्त उस प्लीहा को बढ़ावा देते हैं। तो इसमें आदि शब्द से क्या ले, तो चक्रपाणि दत्त की टीका है मांस मेद वगैरह से भी प्लीहा वृद्धि होती है। अब ये उत्तर धातु के बढ़ने के बाद पूर्व धातु कैसे बढ़ेगा, ऐसा एक इसमें संदेह निर्माण हो सकता है। तो इसका मतलब थोड़ा सा ये हो सकता है कि प्लीहा में अगर मांस धातु वृद्ध हो गया और उससे रक्त बढ़ा और फिर प्लीहा बढ़ा, तो कई जगह प्लीहा वृद्धि में अग्निकर्म करते हैं, और अग्नि कर्म ये मांस की चिकित्सा है।
मांसाहार संशुद्ध शस्त्र क्षाराग्नि कर्तव्य, और उसको कई लोगों को फायदा भी होता है। तो कहने का मतलब ये है कि वहां जो स्थित मांस है जिससे रक्त बढ़ रहा हो और उसके जरिए पीहा वृद्धि हो रही हो, तो वो होने से मांस की चिकित्सा होने से रक्त की चिकित्सा होकर पीहा वृद्धि कम हो जाती है, ऐसा थोड़ा सा उसमें है। और मेदक का जो स्नेहन ये कार्य है, उसके हिसाब से ये जो धातु परपोषण की प्रक्रिया बिगड़ गई है उसको सुधार सकते हैं, ऐसा फणसलकर जी का कहना था। विशेषता जो वसंत कल्पना है, लघुमालिनी मधुमालिनी स्वर्णमालिनी, ये लघुमालिनी का कार्य रस रक्त तक, मधुमालिनी का मांस में यहाँ तक, और स्वर्णमालिनी का अस्थि मज्जा शुक्र या ओज यहाँ तक, इस प्रकार का वो तय करते थे। और उसमें जो नवनीत में खल है उसकी एक अहमियत है, उसकी एक खासियत है। वो मेद को बढ़ावा देने वाली चीज है, और मेद का जो स्नेहन कार्य है वो भली भांति करता है। मैंने सुना था कि पंजाब में खास करके लड़कों को जब तक वो मैच्योरिटी नहीं आ जाती तब तक मक्खन ही खिलाते हैं, और फिर बाद में घी खिलाना शुरू करते हैं। तो ये ट्रेडिशन क्यों है, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। जैसे नवनीत भी वृक्ष है, घृत भी वृक्ष है, लेकिन नवनीत मेदो स्रोत से लेकर आगे शुक्र की तरफ लेके जाने वाला है, और घृत साक्षात शुक्र के समान इस प्रकार का। तो इसमें वसंत कल्पना जब प्रयोग में लाई जाती है तो ये स्नेहन का कार्य अच्छा होता है। प्रत्येक धातुर बलवर्ण युक्ता, ये जो स्नेहन का कार्य बताया गया है कि प्रत्येक धातु आगे आगे परिवर्तित होने वाला जो धातु है, जैसे कि रस, आहार रस पर रसतात्मक क्रिया हुई और रस पोषक अंश बना, तो ये अगला धातु बलवर्ण युक्त इस प्रकार का करने का कार्य वसंत कल्पना करती है। इसमें मरीच जो है वो प्रमाथी द्रव्य है, वो स्वतः शोधन करता रहता है, और ये नवनीत जो है वो स्नेहन करता रहता है। और रसक या कलखापरी ये शायद इस परिणमन के लिए उपयुक्त इस प्रकार की है, ऐसा उनका कहना था। तो ये जो लघुमालिनी मधुमालिनी मधुम स्वर्णमालिनी वसंत, और पहले बृहद स्वर्णमालिनी में मिलता था कस्तूरी युक्त, तो अभी नहीं प्रचलन में। तो ये भी एक अहम चीज रहेगी कि मेद से संबंध ये कार्य इस प्रकार का है, और स्थौल्य और कार्य की सीमा रेखा मेद है। रस रक्त मांस ये पहले तीन धातु, अस्थि मज्जा और शुक्र ये अगले तीन धातु, बीच में ये मेदो धातु है। और धातूनां क्षय वृद्धि शोणित निमित्ते रस निमित्तम स्थौल्यम कार्षण च, रस रक्त और मेद इन सभी के बारे में सोचना पड़ेगा, ऐसा है। आमलकी और हरिद्रा, ये किस ढंग से इसमें प्रयोग में लाए जाते हैं ये थोड़ा देखना पड़ेगा। आमल की बेसिकली रसायन इस प्रकार की है, और हरिद्रा का रोल मेरे ख्याल में क्लेद कम करना, कृमि कम करना वगैरह इस प्रकार का ज्यादा है। और ये दोनों के कॉम्बिनेशन से महेश धातु विषय ये अग्र संग्रह इस प्रकार का काम करता है। लेकिन ये खास करके मेद को कम करने वाला इस प्रकार का नहीं। शिलाजतु जिस प्रकार से मेद को कम करने वाला है उस प्रकार से ये कार्य नहीं है, लेकिन क्लेद कम करने का कार्य जरूर करते हैं। प्रोटीन पाउडर
यूज वी वेर डिस्कसिंग सही है। तो उसमें थोड़ा सा ऐसा है कि जो नेचुरल है वही हमें लेना है। जो कृत्रिम रीति से बनाया गया है वो हमारे लिए साध्य नहीं होने वाला। कुछ हद तक, कुछ दिनों तक उसका परिणाम दिखेगा, लेकिन मूल रूप से नैसर्गिक जो रहेगा वही अच्छा रहेगा। मुलांमध्ये यामध्ये मद्यप्रीती वाढते नवनीत सेवन के जरिए। तो इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। और शस्त्रंधी स्मृति लेधाग्नि बलाई शुक्र चक्षुषाम बालवृद्ध प्रजाकांति सौकुमार्य स्वरार्थ नाम। ये अर्थिंग शब्द क्यों आया है घृत के प्रशस्ति के बारे में? ये एक अजीब चीज है। जिनको इनकी आकांक्षा है, बालवृद्ध प्रजा कांति सौकुमार्य स्वर इनकी आकांक्षा है, उनके लिए घृत प्रशस्त है। तो इस आकांक्षा के साथ अगर घृत का सेवन करे तो वो ये सब देने में समर्थ इस प्रकार का रहेगा। और ये प्रजा कांति वगैरह वगैरह ये इसमें आया है, घृत के प्रशस्त में आया है। और अष्टांग संग्रह में एक जगह नवनीत ये मेदस्य है, मेद बढ़ाने वाला, इस प्रकार का रेफरेंस है। और कहा जाता है कि दूध से जो मलाई उत्पन्न होती है उसको ही हम अगर क्षीर संतानिका, ये जो बात कही गई इसमें उसको ही अगर हम आगे लेके जाएंगे तो इसमें सभी प्रकार के फैट निर्माण करने का सामर्थ्य है। जो लिपिड्स जो भी बताए गए जाते हैं, अभी इन लोगों ने क्या किया कि एचडीएल को माथे पर चढ़ा लिया और एलडीएल को बुरा इस प्रकार का मान लिया। क्योंकि आईएचडी में एलडीएल बढ़ जाता है और एचडीएल कम हो जाता है और फिर ये स्रोतरोध होकर हार्ट अटैक की संभावना होती है। तो इसलिए बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल ऐसा विभाजन किया। वास्तव में दोनों शरीर में ही उत्पन्न होने वाले हैं। तो एक बैड और एक अच्छा, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों अच्छे ही होने चाहिए। लेकिन फिलहाल इसमें ऐसा कहना है कि नवनीत तक एलडीएल और एलडीएल दोनों बढ़ने का सामर्थ्य है। और जब नवनीत का घृत में परिवर्तन हो जाता है तो वो सिर्फ एचडीएल को बढ़ाता है, एलडीएल को नहीं बढ़ाता। तो ये इस दृष्टि से कि अगर एलडीएल बुरा कोलेस्ट्रॉल है तो घी अच्छा है नवनीत सेवन के करने के बदले में। लेकिन नवनीत नवम वृक्षम शीतम वर्ण बलाग्र, नवीन नवनीत ही अच्छा है जो ताजा हो। अयंग ने ये जो बात बताई गई है कि कल निकाला हुआ दूध उसका आज बना हुआ नवनीत मक्खन ये सबसे अच्छा इस प्रकार का। अभी जो विदेशों में नवनीत या बटर का ज्यादा प्रचलन है और वो काफी देर तक रेफ्रिजरेटर में पड़ा रहता है, तो ये अच्छा नहीं है। उस हिसाब से अगर देखना चाहिए तो ये अच्छा नहीं है। तो बेटर ऑप्शन है कि नवनीत अगर ताजा हो तो उसका प्रयोग करें, नहीं तो घी में परिवर्तित करके घी का प्रयोग करें, वो सबसे ज्यादा अच्छा इस प्रकार का होगा। त्याचे गुणधर्म नहीं मिळणार तेवढे, उसमें जितने गुण बताए गए हैं वो नहीं मिलेंगे। परिचित का दोष कुछ ना कुछ हद तक होगा इस प्रकार से। वेणुमाधव शास्त्री जोशी साय साकर लवंग इस प्रकार का अनुपान प्रयोग में लाते थे और ये विलास नॉनल के एडिशन में भी था। जिनको मलाई पसंद है उनके लिए ये अच्छा अनुपान हो सकता है। मैंने अभी वो छोड़ दिया, बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं रहता।
तो बेटर ऑप्शन जो है वो घी है महाकल्याण के लिए। लेकिन चुड़ेकर शास्त्री काफी बार हमारे घर पे आ चुके हैं, रह चुके हैं घर पे, तो इनको मलाई बहुत ही पसंद थी। और चाय में बहुत सारी मलाई होनी चाहिए, ऐसा उनका आग्रह रहता था। उनको कफ की शिकायत थी, और मैंने कहा भी उनको कि ये आपको पसंद है ज्यादा, लेकिन ये कफ भी बढ़ाती है इस प्रकार से। लेकिन वे बोलते थे नहीं नहीं मुझे चाहिए फिर। तो हमारे घर में जरूर चाय में मलाई डाल के खाते थे, पीते चाय पीते थे इस प्रकार से। तो मलाई में इस प्रकार की क्षीर संतानिका, ये जो बात कही गई है तो निर्माण के बारे में, मैंने ज्यादा जिक्र इसके बारे में नहीं किया था, लेकिन अब ये बातें सब मन में आ रही है। तो कुष्ठ विकारों में ज्यादातर संबंध क्लेद का है। वहां क्लेद जब तक है तब तक बाकी के बारे में नहीं सोच सकते। लेकिन अगर वातपित्त प्रधान कुष्ठ हो, शुक्रक्षय जैसे लक्षण हो, या अपतर्पण हुआ हो, तो ये क्षीर संतानिका का प्रयोग, और मरीज को अगर पसंद हो तो क्षीर संतानिका का प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा अभी मैं सोच रहा हूँ। और कुछ खास मरीजों में जहाँ स्किन डिसीजेस है, वहाँ क्षीरात संतानिका ही वो, हाँ, जिस प्रकार से ये क्षीर संतानिका निर्माण होती है, उसी प्रकार त्वचाओं का निर्माण बताया गया है। तो उसके बारे में थोड़ा सा सोचेंगे। इसमें लौंग का रोल क्या है ये ढूंढना पड़ेगा, शायद सुगंधी द्रव्य। और लौंग की खासियत ये है, शीत होने के बावजूद ये तीक्ष्ण है। जनरली उष्ण तीक्ष्ण चित्रक मरीच वगैरह होते हैं, लेकिन ये शीत और तीक्ष्ण है। ये प्रॉपर्टी सिर्फ कर्पूर में है और लवंग में है। तो ये तीक्ष्ण गुण भेदन इस प्रकार का करने वाला है, और शीत होने के कारण फिर भी पित्त का वर्धन नहीं करता है। तो हम कई जगह माइग्रेन में या प्रतिशय में शुंठी और कर्पूर इसका लेप बताते हैं, तो उसकी तीक्ष्णता से तुरंत राहत मिलती है। और पित्त की तकलीफ भी नहीं होती, ये एक है। क्लेद किस तरह बनता होगा बॉडी में? हाँ, इसमें थोड़ा सा ऐसा है कि पानी ये मुख्य है क्लेद बढ़ाने के लिए। और दही वगैरह जो अभिसंधि पदार्थ है, अचार है खास करके, ये एक अहम का रोल है क्लेद के बनने में। और स्नेहन भी जरूरी है, स्नेह भी जरूरी है, और क्लेद भी जरूरी है अन्न पचन के लिए। तो ज्यादा स्नेह हो गया, ज्यादा पानी हो गया, दोनों तरीके से क्लेद इस प्रकार से बढ़ेगा, और ये तकलीफ निर्माण करेगा। वैसे क्लेद एक आवश्यक प्राकृतिक शारीर भाव है जो होना चाहिए शरीर में, और वो नहीं होगा तो भी मुसीबत रहेगी। खास करके पचन की प्रक्रिया में बाधा निर्माण होगी। और ये केवल जठराग्नि के स्तर पर ही नहीं, लेकिन भूताग्नि और धात्वाग्नि के स्तर पर भी क्लेद का होना जरूरी इस प्रकार का। लेकिन क्लेद बढ़ जाएगा तो फिर ये, हाँ, तकलीफ करेगा। क्लेदक कफ का सच कुछ इससे संबंध है तो क्लेदनाथ क्लेदन कर्म करता है, और इसके जरिए पचन सुलभता से होता है। ये क्लेदक कफ का मुख्य कार्य है इस प्रकार। और आमाशय में, हाँ, ये प्रमुखता से रहेगा। लेकिन अगर पचन की प्रक्रिया, आहार परिणाम कर भाव, ये जो बताए गए ऊष्मा वायु क्लेदहा, इस प्रकार का उसमें भाव बताया गया है।
तो कहीं भी आहार का परिणमन होता हो वहां क्लेद होना जरूरी इस प्रकार का है। सिर्फ प्रमेह जैसे विकारों में ये बढ़ जाता है, कुष्ठ में ये बढ़ जाता है क्लेद, और ये अप्राकृतिक इस प्रकार का हो जाता है, तो तकलीफें बढ़ती है। तो मैं सोच रहा था लवंगमधून तेल निघतं म्हणून स्निग्ध म्हटलं आहे का, कारण अभ्यंतर प्रयोगाने वृक्षगुण वाढवतो। मुश्किल है। हाँ हाँ हाँ, वृक्षगुण बढ़ाता है इस प्रकार से। अभी जो लौंग हमें मिलती है वो तेल निकाली हुई लौंग मिलती है। वैसे तेल वाली ओरिजिनल लवंग खाएंगे तो उसमें स्निग्धता की प्रचिति होती रहती है। और ये लौंग जो है वो बाय प्रोडक्ट है, लवंग का तेल ज्यादा बिक्री में वो पैसा दे देता है इस प्रकार का। और अविपत्ति कर चूर्ण में लौंग का काफी इस्तेमाल है, निशोत्तर मुख्य दवा है, और उसके साथ में शर्करा और ये लौंग इस प्रकार की। और शायद हाँ, दुर्दर्श बीभत्स वगैरह इस प्रकार के योग ये वमन करवाने में अच्छे हैं, और जो सुगंधी मन को आह्लाद देने वाले वगैरह इस प्रकार के हैं वो विरेचन करवाने हैं, अधो मार्ग से लेके जाने वाले तो इसमें लवंग का एक रोल रहेगा। और लवंगादि और महालवंगादि चूर्ण ये खास करके तुम्हारे मानसिक विकारों में ज्यादा अच्छे, मन की अप्रसन्नता हो तो इसमें ये काम करते हैं। वैसे रसिक के क्लिनिक में लवंगादि चूर्ण का काफी इस्तेमाल है, मैंने भी उसके बाद ये आरंभ किया लवंगादि चूर्ण का। और पहले एक महालवंगादि चूर्ण बनता था यूनाइटेड फार्मा का, वो तो फार्मेसी बंद हो गई अभी, तो उसमें सुवर्ण वगैरह भी था। हाँ, तो ये भी एक मानस रोगों पर अच्छा काम करने वाला इस प्रकार का मेडिसिन था। सुखानुबंधी सूक्ष्म सुगंधो रोचनो मृदु हो, सुखानुबंध निर्माण करने वाला है सुगंध जो है वो, और उस दृष्टि से इसका उन्माद वगैरह विकारों में प्रयोग करेंगे तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का रहे। तो मैं फिर से थोड़ा सा सोचता हूँ कि साय साकर लवंग ये जो अनुपान है ये फिर से कुछ लोगों में कोशिश करूंगा प्रयोग करने की। और दूसरी चीज उसमें ऐसी है कि क्लेद अग्निमांद्य कृमि ये नहीं हो, कि इसमें आवश्यक है जब ये इस्तेमाल करना है साय साकर लवंग इस प्रकार का प्रमेह में भी प्रयोग कर सकते हैं। और वसंत कुसुमाकर का जो अनुपान बताया है प्रमेह रुजरात्रि मधु शर्करा अभिस्सव, तो हरिद्रा मधु और शर्करा इसके साथ प्रमेह में वसंत कुसुमाकर का प्रयोग करना। तो मधु और शर्करा ये भी कॉम्बिनेशन थोड़ा अजीब कॉम्बिनेशन है, मधु कफपित्त शामक है और शर्करा वातपित्त शामक इस प्रकार की, तो ये थोड़ा त्रिदोष शामक गुरु और ब्रूहण इस जाति का अनुपान है। और शायद उसके साथ में रजनी की जोड़ इसके लिए है कि क्लेद को काबू में इस प्रकार से रखे। तो मेरे ख्याल में अभी मेद के हिसाब से इन सभी रोगों के बारे में सोचना ये एक अलग चीज इस प्रकार की रहेगी। और ये कोलेस्ट्रॉल वाली जो बात है उसके बारे में थोड़ा ज्यादा जिक्र करना जरूरी पड़ेगा। अभी अमेरिका में अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने यह सब बातें ठुकरा दी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है उससे आईडी होता है वगैरह, तो ये सभी चीजें बैंड है वगैरह वगैरह सब निकाल दिया।
भारत के लोग अभी भी मान नहीं, डॉक्टर अभी भी मान नहीं रहे, उन्होंने तो HbA1c 8.4 भी नॉर्मल बताया। तो 8.4 को अभी यहाँ कोई भी नॉर्मल नहीं कहेगा, यहाँ 5.6 से थोड़ा भी आगे हो तो डायबिटीज है, इस प्रकार से बोल देते हैं डॉक्टर। और सिर्फ वो HbA1c के ऊपर डायबिटीज का निर्णय करना नहीं करना, ये एक अलग इस प्रकार की चीज है। अविपत्तिकर हृदयातल्या पाठ पाठात लवंग नाही, हृदय में पाठ है उसका भाई, भैषज रत्नावली मधील पाठात लवंगा। लेकिन वही ज्यादा पाठ प्रचलन में है। ये वाग्भट में कहाँ पे है? कल्पस्थान में है क्या? कल्पस्थान, ओके। हाँ हाँ, राईट, कल्पस्थानात रेफरन्स आहे, त्याच्यात लवंग नाहीये। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा अभी सुगंधी जो द्रव्य है उनके बारे में थोड़ा सोचेंगे, वो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का रहेगा। और मनोविघात, ये एक अहम चीज है, उसको कैसे हम टाल सकेंगे उसके बारे में सोचेंगे। शोभांजन आणि किरण ही क्लेद कमी करण्यासाठी उपयोगी होईल, सही है। किणी ही यानी कि तुम निर्गुण की बोल रहे हो। शोभांजन जो है वो खास करके अंतर विद्रदी में, अभ्यंतर विद्रदी में बताया गया, और कई जगह अपेंडिसाइटिस और अभ्यंतर ये कुर्मी, इनमें अपामार्ग, ओके, अपामार्ग का इस तरीके से तो मैंने प्रयोग नहीं किया है। इसमें संदेह होता है, कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हैं कि एक्यूट अपेंडिसाइटिस के लिए मरीज आया, वैद्य ने कुर्मी निदान किया और फिर कुर्मी की चिकित्सा दे दी, और फिर बहुत सारे कुर्मी निकल आए और सभी लक्षण शांत हो गए इस प्रकार से। तो इसमें शिगुरु का प्रयोग बहुत अच्छा है। इस प्रकार का अगर संदेह है कि अपेंडिसाइटिस है या फिर कुर्मी है इस प्रकार से, तो मैं अभी मुद्ग और शिगुरु इनका यूज बना के देने के लिए, उसी पे रहने के लिए बताता हूँ, और कृमि और इन दोनों की चिकित्सा करते रहे, विद्रधि की चिकित्सा करते रहे। विद्रधि मच्छरोत्तम असर विश्राम, हाँ ये एक अहम चीज है। ये दक्षिण बाहु से अगर ट्यूबरकुलोसिस से भी रक्तमोक्षण करते हैं तो भी रिलीफ होता है, लीच लगाते हैं, जलों का उच्चारण करते हैं तो भी रिलीफ होता है, अगर आपका डायग्नोसिस अपेंडिसाइटिस इस प्रकार का अंतर विद्रधि है। लेकिन विद्रधि हो या फिर कृमि हो, दोनों के हिसाब से शिग्रु बहुत अच्छा है। तो शिग्रु बीज का कुछ लोग प्रयोग करते हैं कृमि के लिए, मैंने भी सोचा लेकिन हुआ नहीं। शिग्रु बीज चूर्ण, उसमें षोडशांश कंजली डाल के हम कृमि का प्रयोग करते हैं इस प्रकार से। आसान है, वैसे ज्यादा तकलीफ वाली बात नहीं है ये बनाने के लिए। साऊथच्या फार्मसीचे हृदय रेफरन्स से मिळते, ओके। योषत्रिजातकाम्बोधक कुर्मिघ्नामलकैः स्त्रीवृत् सर्वैः समासिता चौदरेण गुटिका कृताः मूत्रकृच्छ्रज्वरच्छर्दी कासशोषभ्रमक्षये तापे पाण्डवामयेल्पेग्नौ शस्ता सर्वविषेषु च विपत्तिरयं योगः प्रशस्तः पित्तरोगिणाम्। मूत्रकृच्छ्रज्वरच्छर्दी कासशोषभ्रमक्षय,
हाँ, बाहेर आला आहे तो. याचं काय नेमकं बिनसत गणित नाही कळलं मला. एकदा हल्लं सुश्रुत ते हल्लंय पण आता काहीच वर्कच होत नाही याचं काही खाली वर्क काहीच होत नाही. हे इकडनं इकडं हल्लं त्याच्यामुळे हल्लं काही कळलं नाही मला. ते इथे येतं बाजूला. नाही आता हा चॅट बॉक्स आहे वरचा. हा अंदर काहीतरी. व्योषत्रिजात काम बोधक कुर्मिघ्ना मलकैः त्रिवृत. व्योषत्रिजात है इसमें. त्रिजात मध्ये काय काय येतं? दालचिनी व एला आणि दालचिनी. वेलापत्र, तमालपत्र. अंभोद कृमिघ्न आमलकैः त्रिवृत सर्वैः समसिता शौद्रेण गुटिका कृता. हा मूत्रकृच्छ ज्वरच्छर्दी कास शोष ब्रह्मक्षये तापेत पाण्वामयेल प्रेग्नौ शस्ता सर्व विशेषुच अविपत्तियरम रयम योगा प्रशस्ता पित्तरोगिणाम. तो शायद इसको केमोथेरेपी के साथ में प्रयोग कर सकेंगे. विषय रोगिणाम ये एक अहम चीज है इसमें. और खास करके जब कॉन्स्टिपेशन होता है केमोथेरेपी के बाद इसमें प्रयोग कर सकते हैं. पित्त रोगी, ये वैसे पित्त को बढ़ावा देने वाला ये केमोथेरेपी रेडिएशन ये सब. तो ये किस फार्मेसी का मिलता है वैसे बना भी सकते हैं. ज्यादा तकलीफ नहीं है बनाने में, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. विरेचन कल्पात है. अविपत्तिकरच्या पाठात ज्वर आले आहे व पुन्हा तापे असेही आले आहे. ज्वर व ताप मध्ये काय फरक है? ताप यानी कि सिर्फ उष्णता इस प्रकार का होना, और ज्वर ज्वर तो और ताप ये मानसिक भी हो सकता है थोड़ा सा. ये भी एक बात रहेगी इस प्रकार से. तो ये किस फार्मेसी का मिलता है वो बताओ. एवीएस वैद्य रत्नम. ओके. अभिपत्ती चूर्ण लवंगा विरहित इस प्रकार से. आपण लवंगा सहित आपणच करतो घरी इथे. तो ये शायद और उसका भी पाठ देखना चाहिए. जो अभी वैशिष्ट रत्नावली का पाठ है उसकी फलश्रुति देखिए. मोस्ट ऑफ साउथ फार्मास्यूटिकल्स आर हैविंग दिस पार्ट. Avipatti and Avipattikar are different. Avipatti is used by South Indian Vedas for viration. Yeah, that is true. तो शायद इसके बारे में थोड़ा
सोचेंगे कि अग्निमांद्य, मलबंध, अम्लपित्त, अर्श 3 ते 6 ग्रॅम कंटेंट, त्रिकटू, त्रिफला, मुस्त, बिडलवण, विडंग, एला, तेजपत्र, लवंग, निशोथ, शर्करा। ज्यादा फर्क नहीं है। बिडलवण ये अलग है यहाँ पे, एला तेजपत्र वैसे भी है, और लवंग है त्वक के जगह, निशोथ शर्करा। लेकिन इसपे हनी वाटर मिल्क, अम्लपित्ताधिकार। ओके, तो देखते हैं थोड़ा सा कि अभिपत्ति और अभिपत्ति कर इसमें थोड़ा अंतर करना पड़ेगा। और शायद साउथ वालों का जो मिलता है वो अभिपत्ति नाम से ही मिलता है। हमारे यहाँ जो है अभिपत्ति कर का ज्यादा प्रचलन इस प्रकार का है। थोड़ा सोचूंगा इसके बारे में। अध्यस्तिदंतो दंतास्ति भेदशूलं विवर्णता केशलोम नखश्मश्रु दोषाश्चास्तु प्रदोषजा। तो इसके बारे में वेद के बारे में काफी बहस हुई है। अध्यस्तिदंतो, अध्यस्ति अधिदंतो, दंतास्ति भेद शूलम विवर्णता। दंत अस्ति भेद और शूल विवर्णता। तो विवर्णता दंत की ही लेनी है या दूसरे किसी चीज की लेनी है, ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। शूलम इति अस्ति शूलम, त्रिफला is also additional in Nakshatra Pasha. Okay. केशलोम नखश्मश्रु दोषा, तो इसमें श्मश्रु भी आई है। केशलोम नख और श्मश्रु ये अस्थि प्रदोष जो विकार इस प्रकार के बताए गए। श्मश्रु का संबंध ये शारंधर वगैरह या शारंधर या योगत्माकर शुक्र धातु से लगाया गया है, क्योंकि ये व्यंजक है, व्यंजक लक्षण इस प्रकार के है कि युवावस्था प्राप्त हो रही है। तो श्मश्रु केवल अस्थि से संबद्ध नहीं रहेगा, शुक्र से भी संबद्ध इस प्रकार का रहेगा। और उम्र प्राप्त होने पर भी अगर श्मश्रु नहीं उत्पन्न होती है तो लड़कों में, तो शुक्र के बारे में सोचना जरूरी इस प्रकार का है। अलोमा का एक मरीज मेरे पास आया था, किसी भी प्रकार के रोम शरीर पे नहीं थे, मस्तक पूरा जो है वो खलवाट ही था, लेकिन भ्रू के केस या फिर श्मश्रु मूछे कुछ भी नहीं था। उम्र करीबन 28-30 थी। उसको स्टीरॉइड्स कुछ हद तक दे दी थी, उससे थोड़ा सा रिलीफ हुआ था, लेकिन स्टीरॉइड देखते रहना भी ज्यादा अच्छा नहीं है। वो मेरे पास आया लेकिन मेरे पास टिका नहीं। तो ये काफी कंजेनाइटल
इस प्रकार की विकृति रहेगी और ट्रीट करने में काफी मुश्किल इस प्रकार की होती है। तो ये सभी अस्थि प्रदोषज विकार इस प्रकार के बताए। अभी अध्यस्थ और अधिदंत ये दिखाई देते हैं और फिर वो एक बार हो गए तो हो गए, वो परमानेंट जैसे हो जाते हैं, तो उनमें अस्थि विकृति है ही ऐसा मानकर चलना उचित रहेगा। या जो बहुत ही ऊंचे लोग होते हैं या द्वार होते हैं उनके बारे में भी ये अस्थि के संबंध में विचार करना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। और ये लोग ज्यादा चिकित्सा के लिए नहीं आते हैं, तो हाँ, उसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। मेनोपॉज वुमन मध्ये केशवृद्धी दिसते पुरुष सारखी, त्याचा संबंध अस्थि शुक्र की दोन्हीशी संबंधित, दोनों से संबंधित, ज्यादातर शुक्र से संबंधित। इसमें एक ऐसा सोच सकते हैं थोड़ा सा कि केश श्मश्रु ये सब मल है अस्थि के। अस्थि धात्वग्नि अगर ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा तो मल भाग ज्यादा निर्माण हो रहा है और सार भाग कम निर्माण हो रहा है। तो इसमें बेहतर ऑप्शन होता है अस्थि मज्जा पाचक घृत का प्रयोग करने का। अभी कुछ हद तक मैंने रसपाचक वगैरह घृत के माध्यम से प्रयोग में लाए हैं। और सभी मरीजों में नहीं देता, लेकिन कुछ मरीजों में रक्तपाचक घृत, रक्त कल्याण का तो हम प्रयोग करते हैं, लेकिन अस्थि मज्जा पाचक घृत, मांसपाचक घृत ऐसा सब सोच सकते हैं। भाई जघन has come as मूलस्थान of अस्थिव स्रोतस, वेदा has also come but no lakshan mentioned about both in अस्थि प्रदोष व्याधि। ये अभी मूलस्थान के बारे में बताते रहना ये काफी मुश्किल इस प्रकार का है। अस्थि पे एक सेंटर रहता है एलोपैथी के हिसाब से, हाँ, और वहां से उसकी बढ़ोतरी होती रहती है। तो मेदो मूलम जघनम च, पूर्व धातु और जघन ये अस्थिव स्रोतस के लिए मूल स्थान इस प्रकार का बताया। और उसके बारे में यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है। जैसे स्नायु मूलम त्वच ये मांस के बारे में बताया, और फिर कौन सा स्नायु वगैरह ये सब समझना मुश्किल है। उसी प्रकार जघन का कुछ संबंध इस प्रकार का होना चाहिए। और शायद उसके बारे में थोड़ा अलगता से सोचे। Whereas Katiswapa has come in Medaksha. जघन शब्द से कौन सा अस्थि लेवे ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। हर्निया हे अस्थि धातूचा परिणाम परमाणु क्षयमुळे दिसते का? नहीं बता सकते। हर्निया वास्तव में अस्थि से संबंध नहीं रहेगा, ये मांस शैथिल्य इससे ज्यादा रहेगा संबंधित। कैल्केनियल स्पर में अस्थि वृद्धि का विचार कर सकते हैं क्या? वृद्धि का नहीं रहता। कैल्केनियल स्पर में शोथ, अस्थि में शोथ उत्पन्न हुआ है इस प्रकार से ज्यादा सोचेंगे। और जो स्पर आती है ये एक अलग विषय है। उसमें जो एक तीक्ष्णत्व या कंटक जैसा हो जाता है वो एक अलग चीज है। और ये ऑस्टियोपोरोसिस से संबद्ध इस प्रकार की है। तो मुझे अगले सोमवार को इसके बारे में थोड़ा याद दिलाना।
जघन means pelvis or pelvic bones. Ideally, जघन कपाल means ilium. दाढ़ी मूछ के पालित्य में शुक्र का विचार कर सकते हैं क्या, और उसका चिकित्सा में कैसे प्रयोग है? शुक्र का विचार करना है, वैसे रस का भी विचार करना है और अस्थि का भी विचार करना है। तो हर एक मरीज के अनुसार होना है. स्पर इज जस्ट लाइक ऑस्टियोफाइट. क्षयात्मक संप्राप्ति ऐसे वाटते वही है, लेकिन ये क्यों होता है ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा. तो ठीक है, सोमवार को आगे मुझे फिर से इसके बारे में याद दिलाना. वैसे हम दंतास्ति यहीं से शुरुआत करेंगे सोमवार को, तो शायद बात करेंगे. तो अब यहीं पे रुकते हैं. किंवा प्रोलॅप्स हे येऊ शकतं का अस्थिधातूमध्ये, अस्थिधातू क्षयमध्ये. प्रोलॅप्स वो अलग चीज है एक्चुअली. संधिच्युति ये एक बताया गया है, खास करके हनुस्रंस ये बताया गया है, लेकिन वो अस्थि से संबद्ध नहीं है. ये तो सिरा स्नायु स्नायु से संबद्ध ज्यादा इस प्रकार का है. परमाणु क्षय नहीं, मुझे नहीं लगता है अभी, लेकिन ठीक है, अगले सोमवार को इसके बारे में विचार करेंगे. आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतो यन्निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठुः प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्, वैद्यवर्गो हि नूनम्. जब हम ये सहस्र योगम पढ़ रहे थे, वहां अस्थिस्राव ऐसा कई जगह पे आया था, और ये ज्यादातर श्वेत प्रदर वगैरह से जुड़ा था, लेकिन वहां पे लिखा था वो अस्थिस्राव इस प्रकार का लिखा था. तो अस्थि का और स्राव का क्या संबंध है, ये थोड़ा देखना पड़ेगा. pelvic floor weakness seen osteoporosis leading to urine incontinence in aged. यूरिन इनकॉन्टिनेंस ये और भी एक अलग चीज है, जिसका संबंध मैं इंद्रियों से ज्यादा मानता हूँ, और उसके बारे में अलगता से सोचता हूँ. ठीक है, विरम्यते व्याख्यान श्वः